जो अच्छी मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है सर आपसे। सर हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं आप, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करें क्या? बस इतने लोग आएंगे शायद, मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं अपन। यस सर। यस सर, ओके। 30 लोग हो गए मैं सर। ठीक है। हाँ सर, शुरू कीजिए आप। चलिए। स्पीकर्स कहाँ इंतजार करते हैं? आप लोग सिंपोजियम में, सेमिनार में स्पीकर इंतजार करते हैं क्या? नहीं, स्पीकर तैयार तो नहीं करते, लेकिन अपन वेट कर लेते हैं। हाँ, स्पीकर तो अपना काम, जब सिंपोजियम, सेमिनार्स, वेबिनार्स होते हैं तो वो अपना लेक्चर चालू कर देते हैं। उनको आके बैठना होता है, बैठते हैं, नहीं तो अब अपन वेट कर लेते हैं, इसलिए कि भाई कोई रुक ना जाए, इसलिए जो है वेट करके जो है स्टार्ट करते हैं। क्या बताते हैं? तो स्टार्ट करें अपन पढ़ाना। चीज देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कोई। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर, आ रही है। जी सर। ठीक है, तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब जो आगे के टॉपिक अपने जो रहेंगे पढ़ाने के, कि अपन ने जो है बहुत सारे टॉपिक देख लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी के मैंने सारे टॉपिक्स आपको ऑलमोस्ट खत्म कराई दिए हैं। ठीक है, जो मेन है वो पढ़ाई दिए हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टॉपिक जो है ईयर डिसीज से लेकर, ठीक है, नोज डिसीज से लेकर, नोज से लेकर, ठीक है, आपके थ्रोट से लेकर, ठीक है ना। तो ये जो अपन देखेंगे ENT जो डिसीजेज हैं उनको अपन कवर करेंगे अब। ठीक है, ENT डिसीज कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए ओटाइटिस मीडिया हो गया, ठीक है, सपोरेटिव क्रोनिक टाइप का, ओटोरिया हो गया, कान बहना जिसे अपन बोलते हैं वो हो गया, ठीक है, कान का पर्दा फट जाता है, टिम्पैनिक परफोरेशन, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जो है नोज पे पहुंचेंगे तो नेजल सेप्टम डेविएशन की बात कर सकते हैं अपन, उसको देखेंगे, नेजल सेप्टम डेविएशन की बात करेंगे, एपिस्टेसिस की बात करेंगे। फिर जैसे अपन थ्रोट में पहुंचेंगे तो थ्रोट में अपन जो है टॉन्सिलाइटिस की बात करेंगे, लैरिंजाइटिस की बात करेंगे, फेरिंजाइटिस की बात करेंगे। तो अब अपन जो है ENT से रिलेटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों ने अभी तक ENT डिसीजेस से लेकर कोई पढ़ा है अभी तक? नहीं सर। ठीक है, तो फिर अपन आज जो है ENT से रिलेटेड कुछ डिसीजेस देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन जनरल एनाटॉमी देख लें ENT की, है ना। ईयर की अपन आज ईयर लेंगे, ईयर से संबंधित जो जो बीमारियां रहेंगी उसको अपन देखेंगे। फिर कल नोज को देख लेंगे और अपन थ्रोट को देख लेंगे। जितना समय मिलेगा उसी हिसाब से अपन एक दो क्लास में आपकी जो है ENT संबंधित जो बीमारियां हैं उसको अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपन ईयर की बात करेंगे, कान की बात करेंगे, ठीक है, कान संबंधित बीमारी की बात करेंगे। तो जो ईयर होता है हमारी बॉडी का, ईयर को जो है हम जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
3 पार्ट्स में जो है अपने काम को हम डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। आप लोग समझ पा रहा ना, आवाज आ रही ना? जी सर, आ रहा। यस सर। ठीक है, मिडिल ईयर, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या हो गया, इनर ईयर, ठीक है। तो इन्हीं ईयर जो क्वाड्रेंट्स हैं आपके, इन पे ही आपके डिसीजेस हैं। किस किस जगह कौन कौन सी डिसीज है अपन देखेंगे। तो अगर अपन एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल ईयर में आपकी क्या क्या चीज आ जाती है। एक्सटर्नल ईयर में आपका पिन्ना आ जाएगा, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आरिकल, ठीक है। इसी में आपका आ जाएगा एक्सटर्नल, मैं भी डायग्राम बना के बता दूंगा, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। अब इसी में आपका आ जाएगा एक्सटर्नल ईयर पे ही आपका आ जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपकी किस पे आ गया, एक्सटर्नल ईयर में आ गया। किस पे आ गया, एक्सटर्नल ईयर में। अगर अपन यही बात करें किसकी, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में आपके क्या क्या जाएगा। मिडिल ईयर में आपका आ गया आसिकल्स, आसिकल्स मतलब आपकी 3 बोने, ईयर बोन की 3 बोन होती हैं, ठीक है, मेलियस, इंकस और एक स्टेपिस, जो कि बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, स्टेपिस, ठीक है। ये आपके किस में आ गया, आपके मिडिल ईयर। अब यहाँ पर जिस जगह भी दर्द होगा, मतलब पेशेंट को तकलीफ होगी, तो ये मिडिल ईयर में आता है। फिर अपन बात करेंगे और एकॉस्टिक मिएट, एकॉस्टिक स्टिचियन, स्टिचियन ट्यूब, क्या बोल रहे हैं अपन, स्टिचियन ट्यूब, ठीक है। तो ये आपके मिडिल ईयर में आ गया। अब जो भी चीज इसमें इन्फेक्टेड होगी, अपन को ये समझना है कि कौन से पार्ट की बात हो रही है और इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। अब अपन ईयर, इनर ईयर की बात करेंगे। ठीक है, अब अपन जो है इनर ईयर की बात करेंगे। तो इनर ईयर में आपका क्या आ गया, इनर में आपका आ गया कोक्लियर, मैं बताऊंगा अभी डायग्राम बना के, कोक्लियर, ठीक है, वेस्टिबुलर, फिर आ जाएगा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो ये इनर ईयर की बात होगी। अब अपन जो है एक डायग्राम में आपको नॉर्मल बनाता हूँ ईयर का, तो उससे आपको समझ पे आ जाएगा। एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आपको समझ पे आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है,
सर्दी खांसी की जो रेट दिख रहा है तो बॉडी को और दिखना पड़ेगा। तो टेस्ट चाहो तो अभी दवा चाहो तो 3 दिन बाद सर्दी खांसी अगर है तो दवाई थोड़ी चालू रखनी पड़ेगी। सर्दी खांसी के लिए इसको पूरा पूरी है और आपके पास बूट सेट में है तो बूट सेट का जो है 1 2 3 एंटीबायोटिक है वो सब 7 दिन वाली गोली में कितनी खुराक है आपकी है ना 3 दिन की खुराक है आपकी 3 दिन की खुराक है। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया इस पे आप देखिएगा कि जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है जिसमें आपका पिन्ना आ गया, जिसका आपका पिन्ना आ गया, ये जो पिन्ना होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई, ठीक है। और जिसमें आगे की बात करें अपन, ये आपका आ गया क्या, मिडिल ईयर, तो ये आपका क्या आ गया, मिडिल ईयर, आ रही है आवाज, ये मिडिल ईयर। और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका, इनर ईयर, ठीक है, ये हो गया आपका इनर ईयर। तो आप लोग देखेंगे कभी भी जब भी साउंड का जो वेरिएशन होगा, कभी भी जब भी साउंड होगा तो साउंड सबसे पहले आपको कहाँ आएगा, पिन्ना में आएगा। जब भी साउंड होगा सबसे पहले कहाँ आएगा, पिन्ना में आएगा। पिन्ना से जो है वो डैश करते हुए कहाँ जाएगा, आपके ईयर में जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैनाल में जाएगा। उस कैनाल से होते हुए कहाँ पहुंच गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो है टच करते हुए जो है स्पेस से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्पेस से होते हुए कहाँ जाएगा, वो आपके ईयर ऑरिकल में, मतलब जो बोन्स है आपकी तीन जो बोन है आपकी कौन कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस पे जाएगा, सबसे पहले मेलियस पे गया, मेलियस के बाद इनकस में जाएगा, इनकस में आ गया, इनकस के बाद जो कहाँ जाएगा आपका जो है स्टेपिस में जाएगा। ये क्या है, साउंड वेव, ये क्या है, साउंड वेव, ठीक है। ये क्या बोलते हैं अपन, साउंड वेव, है ना, जो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर, दिख रहा है मेरी, जी सर, दिख रहा है, आवाज भी बढ़िया आ रही है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए वो पहुंच गया कहाँ पर, आपके स्टेपिस, आपके ऑरिकल्स में। ईयर ऑरिकल्स की बोन से जो है वाइब्रेट हुआ, ये बोन जैसी वाइब्रेट होगी, और ये जो है वाइब्रेशन जो है क्या करेगी, बोन जो है आपके इसमें छोड़ देगी इनर ईयर में।
इनर ईयर में आपके कॉन्चास आ गए, कॉन्चास पे जो है सेमी सर्कुलर टाइप कॉन्चास रहेंगे, इसमें पेयर करेगी एकदम से वेस्टिबुलर नर्व पे नहीं जाकर लिबरल से होते हुए, सर्कुलर से होते हुए फिर वो क्या करेगी, आपके वेस्टिबुलर जो नर्व है उसको स्टिमुलेट करेगी और वेस्टिबुलर नर्व जो है क्या करेगी, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी। कहाँ पर, जो आपके ऑल्फैक्टरी सेंटर्स है ब्रेन को, उसको जो है क्या करेगी, वो स्टिमुलेट करेगी। जो ऑल्फैक्टरी बोलते हैं ओकुलर, सॉरी है ना, ओकुलर है ना, जो नर्व है उसको जो है स्टिमुलेट करेगी, जिसके वजह से क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के फीचर्स हैं, मैंने आपको बताया इस तरीके से जो है आप साउंड सिस्टम सुन सकते हैं। और ये जो जा रही है, ये जो कैनाल है, अपन ने लास्ट टाइम भी बात करी थी, ये वाली जो कैनाल है, इस कैनाल का नाम क्या है, स्टिचियन कैनाल, स्टिचियन ट्यूब या कैनाल। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात समझ पाई, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर, जी सर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल ठीक है, तो एक्सटर्नल जो आपका ऑडिटरी मीटस है, एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है, उसकी जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, और वो दो एस शेप का होता है। किस शेप का होता है, एस शेप होता है। मतलब एक्सटर्नल जो आपका कैनाल है वो जो है 2.5 सेंटीमीटर का है, वो एस शेप का। ठीक है, एस शेप का रहेगा, और इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कैनाल। ठीक है, एक जो पार्ट डिवाइड किया है कार्टिलेज पे, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कार्टिलेज फॉर्म में है और एक बोनी फॉर्म में है। ठीक है, एक कार्टिलेज फॉर्म में है और एक बोनी फॉर्म में है। जो कार्टिलेज फॉर्म में है 1/3 आउटर पार्ट है ना, 1/3 आउटर पार्ट है, और जो बोनी फॉर्म है आपका अंदर, जो कि 2/3 बोनी पार्ट है, जो कि इनर है। ये जो एक्सटर्नल आपका ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, इतनी बात आपको सब लोग को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ब्लैक कलर की मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके मिडिल ऑफ एक्सटर्नल कैनाल में। देखिए आप, एक्सटर्नल कैनाल के मिडिल में देखने को मिलेगी आपको, मिडिल पे एक्सटर्नल कैनाल यहाँ तक पहुंच रही है आपकी, उसकी मिडिल में आपके आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, यही जो है ईयर ड्रम होता है, इसी से जाएगा साउंड सिस्टम होते हुए, जो मिडिल पार्ट होगी आपके एक्सटर्नल कैनाल की। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है आपकी टिम्पैनिक की, ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आपको आगे काम आएगा, आपको पता होना चाहिए सब। ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे अपन कान का पर्दा बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपकी किस तरीके से है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगभग इसकी जो थिकनेस है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो जो है 0.1 mm की जो है इसकी क्या है, थिकनेस है। और इसके अगर लेंथ वाइज देखें, टॉल वाइज देखें, तो ये कितने सेंटीमीटर, कितने mm की है, ये जो है 9 to 10 mm की जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये चौड़ी कितनी है, ये लगभग 8 से 9 mm जो है इसकी ब्रीथ है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, इसी में से साउंड जाएगा, और आगे वो जो है मिडिल ईयर के पास पहुंच जाएगा। मिडिल ईयर के पास जो है आपका क्या चला जाएगा, आपका जो है साउंड जो वेव है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन अपन जो है मिडिल ईयर की बात करेंगे। ठीक है, अब मिडिल ईयर में आप लोग देखने को मिल रहा होगा, आपको 3 बोन देखने को मिल रही है मिडिल ईयर में।
ठीक है। तो मिडिल ईयर में 3 बोन देखने को मिल रही है आपको, एक है आपकी मेलियस, एक है इनका और एक है स्टेपिस। ठीक है, सब 2 मसल्स इसमें जो है देखने को मिलती है। एक होती है टेंसर टेम्पेनी और एक होती है स्टेपिडियस, जो कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन मसल होती है। बोन भी स्टेपिस सबसे छोटी है बॉडी की, पूरे शरीर की मानव शरीर में सबसे जो छोटी बोन है वो है आपकी स्टेपिस। ठीक है, तो सबसे छोटी जो मसल है इसी के साथ अटैच होती है वो है स्टेपिडियस। ठीक है, तो वो ऑरिकल्स पे होगी। ठीक है, तो अब इन बोन जो है एक तरीके से जुड़े रहेंगे और जो है साउंड आगे भेजेंगे। ठीक है, तो अब इतना अपन ने समझ लिया। वाइब्रेटिंग सिग्नल से यहीं से जाते हैं। हाँ, वाइब्रेटिंग सिग्नल से ही पास करेंगे इनर ईयर में। यहीं से इनर ईयर पे ही होंगे, है ना। ईयर होंगे जब ये जो बोन्स होती है ना, ये जो बोन्स होती हैं ये आपस में ज्वाइंट रहती हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में ज्वाइंट होती है तो ये क्या करती है, वाइब्रेट होती है। ये तीनों पॉइंट जो है वाइब्रेट होगी। पहले इसमें साउंड जाएगा तो ये वाइब्रेट होगी, तो फिर भी इसको वाइब्रेट करेगी, फिर ये इसको वाइब्रेट करेगी, फिर वो लिवरिन आपकी टोक्लियर वहां पर जो है वो है कॉक्लियर, उसको वाइब्रेट करेगी, उसमें साउंड हो जाएगी। तो ये जो है आपको साउंड बजाने का काम करेगी। ठीक है, अगर अपन स्टेशन ट्यूब की बात करेंगे, स्टेशन ट्यूब, अब अपन स्टेशन ट्यूब की बात करेंगे तो ये जो स्टेशन ट्यूब है आपका, ये जो स्टेशन ट्यूब है आपका, ये कैनाल स्टेशन ट्यूब, ये कैसी है आपकी, कनेक्ट कर रही है आपकी टेम्पैनिक कैविटी से और नेज़ोफेरेंजियल कैविटी से। यहाँ से नेज़ोफेरेंजियल जो है कैविटी आ गई करेगी, वो डेविएट करके रखेगी, सीधे नहीं होती है कभी भी, वो ऑब्लिक में प्रेजेंट रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा। साउंड जो है ऑब्लिक का पेशेंट को जाके वो है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 36 mm की होती है। जो स्टिचिंग ट्यूब है आपकी, जो मेसोफेरिंक्स से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जोड़ रही है, वो 36 mm की होती है। अगर अपन एज की देखें तो 7 वर्ष के बच्चों तक जो है 36 mm की देखने को मिलेगी। फिर जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है इसका साइज कम होने लगता है ना। लगभग 30 तक पहुंचता है, लेकिन वो तभी नहीं होता, थोड़ा वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चों का कोल्ड कफ हो गया तो उनका कान जल्दी भर रहा है, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन ईयर पे पहुंच जाएगा, मिडिल ईयर पहुंच जाएगा। मिडिल ईयर से क्या होगा कि कान बहने लगेगा, फ्लूइड जो है आपको कान से निकलने लगेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ सर क्रॉनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया का मुख्य कारण यही है। जितने बच्चे मैंने देखे अभी तक वो उनका कान लगातार बहता रहता है अगर उनकी स्टिचिंग ट्यूब आपने क्लियर नहीं करी तो। और स्टिचिंग ट्यूब क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटी इन्फेक्टिव देके। हाँ, तो ये तो कारण नहीं होता ना, ओटोरिया और क्रोनिक सपोरेटिव और एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया जहाँ पे बात हो गई वो मिडिल ईयर की बात हो रही है, है ना। ओटाइटिस मीडिया एक साल तक कान बहता रहता है बच्चों का। हाँ बिल्कुल बहता है। हाँ, आपको जो बच्चों में ही देखने को मिलेगा, बच्चों का भी और सभी का ऐसा होता है। हाँ, वैसे से समझ लीजिए, आप मेरे से पूछ रहे थे एक बार, है ना। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर स्टेशन ट्यूब कार्टिलेज का रहेगा कि स्टेशन ट्यूब आपके दोनों चीज से बनता है ना। स्टेशन ट्यूब जो रहेगा कार्टिलेजिनस जो सब्सटेंस है उससे ज्यादा बनता है स्टेशन ट्यूब जो है। सर कान से पानी होता है, इसको भी बताइएगा सर जी। कान में जो पानी टाइप का आता है सर, चिपचिपा टाइप का, उसको भी बताइएगा सर। तो वही तो ओटोरिया है भैया। यस सर, वही तो वो जो पानी बह रहा है वो पस के कारण आ रहा है, पस पड़ गया है वहाँ पे, पस के कारण आ रहा है। ठीक है, वही ओटाइटिस हो रहा है और वही उसको दोनों कंडीशन में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों। और जो स्टेशन ट्यूब रहेगा वो आपको किस टाइप का रहेगा, कार्टिलेजिनस सब्सटेंस से बनेगा, कार्टिलेज
रीजनल कनेक्टिव टिश्यू से जो है बना रहेगा आपका स्टिचियन। सर कोक्लिया में रहेगा काट लीजिए। नहीं, कोक्लिया आपका बोनी सर मैं होता है। पूछ रहा इसमें जो स्ट्रक्चर में देख रहा हूं सर, इसमें सर पस कहाँ पे बनता है सर? जिस किसी के कान में समावाद आती है तो कौन सी एरिया से बनता है? मिडिल ईयर। ये मिडिल और सर मिडिल ईयर सर ऐसा भी होता है जी सर, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक मतलब सिम्टम्स मिले हम लोगों को देखने के लिए, अगर सर्दी रहेगी तो कान नहीं पकेगा और सर्दी बंद हो गई तो कान में समावाद आती, ऐसा क्यों होता है सर? तो ये इन्फेक्टेड कर देता है ना एरिया को, ये मिडिल ईयर इन्फेक्टेड होगा और मिडिल ईयर इन्फेक्टेड होगा तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी। इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन होगी तो पानी भरेगा तो सड़ेगा तो बाहर जाएगा। सर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाता है क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ऑब्लिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपकी ऑब्लिक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद में बाहर आ जाता है? बिल्कुल आ जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और आ जाएगा। सर जो 90 धनी सिंह सुनो मेरी बात, 90% केसेस तो सर उसमें मिक्स इन्फेक्शन के रहते हैं, उसमें फंगस भी मिलेगा, बैक्टीरिया भी मिलेगा। हाँ वो तो रहेगा ना इन्फेक्शन। हाँ उसमें फंगस रहता है प्लस बैक्टीरिया रहता है, इसलिए तेजी से पस फॉर्मेशन होता है और वो बहता रहता है कंसिस्टेंटली। ये एक बहुत बड़ा कारण ही है, डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा। और उसके कारण फिर वो क्या होता है कि वो मिक्स टाइप के जो एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, लिग्नोकेन के साथ एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप, ये सब डालते रहते हैं लंबे समय तक लोग। तो वो सर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परमेबल रहता है सर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परमेबल रहता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परमेबल होता है, ट्रांसलूसेंट होता है टिम्पैनिक। अपन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो ट्रांसलूसेंट होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टिम्पेनाइटिस। क्या बोलते हैं? टिम्पेनाइटिस। उसको अपन बोलेंगे टिम्पेनाइटिस, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि ऑब्लिकली में प्रेजेंट रहेगा, उसके लेटरल फ्री सरफेस में जो इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। जब हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है स्वेलिंग टाइप की चीजें देखने को मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसको टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े। और किसी कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर पिन्ना बैलेंस बनाता है कान का, बॉडी का, सॉरी पिन्ना नहीं बनाता, टॉकलियर बनाता है बैलेंस। ये सर तो जिनके कान नहीं, ये जो इनर वाला जो ईयर होता है ये बैलेंस बनाता है, इसी को अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व होती है बॉडी की इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। पिन्ना जो होता है वो साउंड कंडक्ट करता है, साउंड को जो है वाइब्रेशन को जो है सीधे कान के अंदर नहीं जाने देता, उसके अगल बगल जो है जाने देता है। उसके अगल बगल से होते हुए देखिए एड़े बेड़े कान बने हैं आपके, नालियां बनी हुई है इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो जा रही है वो बिल्कुल सीधे जा रही है, मतलब आपको जो है साउंड वेरिएशन, साउंड बैलेंस करके भेजने के लिए काम आता है। वो जो बॉडी के बैलेंस बनाता है वो बनाता है कि आपका वेस्टिबुलर ट्यूब्यूल, ठीक है, जो कि आपके कोक्लियर में बना हुआ है। ये कोक्लियर वाला लिब्रिंथ वाला पार्ट देखने को मिला, इनर ईयर इधर, ठीक है। सर जिसके कान बैलेंस बना पाता है उसका क्या रीजन है? चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है, बता देते हैं, ठीक है। तो अपन जो है आज देखेंगे, अपन जो मेन आप लोगों को देखने को मिलती है डिसीजेज, उसकी बात करेंगे। जो आप लोग अमूमन जो है देखते हैं, एक डिसीज है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया कहाँ की डिसीज है? ओटाइटिस मीडिया आपकी मिडिल ईयर की डिसीज। अब मैंने मिडिल ईयर में आपको बता ही दिया, मिडिल ईयर की डिसीज है। इस मिडिल ईयर में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है।
कारण क्या होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, मिडिल ईयर। ठीक है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा, समझ जाएंगे आप लोग। ये जो मिडिल ईयर वाला पार्ट है, जहाँ पे ऑसिकल्स आ रहे हैं, जो अपन ने मिडिल ईयर की बात करी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना? इसी को अपन बोल रहे हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस रिलेशन, ओटाइटिस मतलब ईयर, टाइस मतलब इन्फ्लामेशन, ईयर भी बोल सकते हैं, और उसको अपन ऑरिकल या फिर ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। तो कहां पर हो रहा है? मिडिल ईयर, मीडिया, है ना? अब समझ में आ रहा है? मिडिल ईयर, जिसको अपन बोल रहे हैं ओटाइटिस मीडिया। मिडिल ईयर में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, किसी इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से। ये दो तरीके से, ये जो ओटाइटिस मीडिया होता है आपका, ओटाइटिस, ये अमूमन पेशेंट में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना भैया। ओटाइटिस मीडिया आपके दो तरीके का होता है। टाइप ओटाइटिस मीडिया दो तरीके का, एक होता है एक्यूट सपोरेटिव, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, और एक होता है क्रॉनिक सपोरेटिव। भैया माइक किसका चालू है वो बंद करो। ठीक है, तो एक हो गया आपका कौन सा? एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक हो गया क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये एक मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो रहा है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब वो ये इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। तो ये जो स्वेलिंग आ रही है किसमें आ रही है? मिडिल ईयर में आ रही है, जिसे अपन ओटाइटिस मीडिया बोल रहे हैं। ओटाइटिस मीडिया आपके दो तरीके से होते हैं, एक होती है एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और एक होती है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक एक्यूट का जो शॉर्ट फॉर्म है OSOM। ठीक है, ये आप सुनने को मिलते हैं, आप लोग देखते होंगे, वो सुनने को मिलते हैं CSOM सुनने को मिलते हैं। एक हो गया एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और एक होता है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि मैं आगे बढ़ा? यस सर। सर इसमें एक सीरस भी है सर, सीरियस भी होगा, लेकिन अभी मुझे इतनी पता है। सर सपोरेटिव किससे? एक्यूट के नीचे और क्रोनिक के नीचे, है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अब जो एक्यूट है, अपन पहले एक्यूट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? क्रॉनिक की। तो अपन सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सपोरेटिव ओटाइटिस। सर सपोरेटिव का मतलब क्या हुआ? सपोरेटिव देखो यार, अपने सपोरेटिव का जो मत होता है वो होता है पस कलेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन, प्लूरिस मतलब प्लूरेंट प्रोडक्ट ज्यादा निकल के आना। सपोरेटिव का मतलब होता है इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से जो सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं,
और वो जो है एक पस फॉर्म में, एक डिवाइड सेल खराब फॉर्म में, जो खराब सेल्स होती हैं वो बाद में डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन पस सेल कहते हैं, है ना। तो पहले इसमें क्या निकलेगा, एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट मतलब बिल्कुल सडन ऑनसेट वाला रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से जो है ये कलेक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अपन एक अभी मैं आगे समझाऊं तो समझ में जाएगा। एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया जो है एक तरीके एक्यूट इन्फेक्शन है, जिसमें जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर की जो म्यूकस है, मिडिल ईयर की जो म्यूकस है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मिडिल ईयर है, उसकी जो म्यूकस कवरिंग है उसमें क्या हो रहा है, वो इफेक्ट हो रही है मिडिल ईयर की, जिसमें क्या हो रहा है, सीवियर जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उस इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें जो प्यूरेंट डिस्चार्ज जो है सपोरेटिव टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है। ये कैसी कंडीशन है, ये एक्यूट कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है। अब इसमें पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, इसमें पेशेंट को जो है पेन होगा, ईयर सीवियर पेन होगा, ईयर में जो है पेशेंट को बहुत सीवियर तरीके से पेन होगा, हमें ये देखने को मिलेगा। और जो पेन होगा नाइट पे ज्यादा होगा, नाइट राइज अप पेन होता है एक तरीके का, ये ईयर में जो नाइट राइज अप पेन होगा, और साथ में जो है लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। समझ में आ गया, डिस्चार्ज रात में होगा, स्थिति बहुत खराब होती है, नाइट में पेन देखने को मिलेगा पेशेंट को, है ना, और डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, और कभी कभी देखने को भी नहीं मिलता। ये किस टाइप का रहेगा, वो एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया टाइप का रहेगा, ठीक है। कारण मैं बता चुका हूँ कि इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, जिसके वजह से इन्फ्लेमेटरी सपोर्टिव कंडीशंस जो है पेशेंट को हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। तो अब कारण क्या कैसे समझेंगे, इटियोलॉजी क्या क्या है इसकी, कि इटियोलॉजी में क्या क्या रहेगा, क्या कॉजेस हो सकते हैं इटियोलॉजिकली। अगर अपन देखें एज वाइज देखें तो ये कॉमन होगा बच्चों में, ठीक है, चाइल्ड्स में, है ना, चिल्ड्रंस में जो है हमें जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस में, चाइल्ड्स में जो है हमें ज्यादा इन्फेक्शन इसका देखने को मिलेगा, एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया का। कारण वही जो अपन बात कर रहे हैं, कारण क्या है, स्टिचियन ट्यूब, है ना, वो अब मैंने जो अभी बताया, जो स्टिचियन ट्यूब होती है, स्टिचियन ट्यूब कितने एमएम की उसकी है, उसकी लेंथ क्या है बताओ, यही बताया मैं। बताओ अभी तो बताया, आप लोग को पता नहीं। 30 mm सर, 36 mm की जो हमें उसकी ट्यूब देखने को मिलेगी। तो जो स्टिचियन ट्यूब है उसके द्वारा क्या हो रहा है, वो शॉर्ट है, ठीक है, वो शॉर्ट है, ठीक है, और वाइडर भी है, मतलब वो थोड़ी मोटी भी है, जिसकी वजह से जो है इन्फेक्शन जो है मिडिल ईयर तक पहुंच रहा है। जैसे अपन क्या बोल रहे हैं, एज वाइज बच्चों में जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टिचिंग ट्यूब है वो शॉर्ट है, वाइडर है, और मोस्ट प्रोबेबली वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब ज्यादा वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा वर्टिकल प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन जो है माइग्रेट कर देता है मिडिल ईयर में, और पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। अगर अपन सेक्स वाइज देखें,
सेक्स वाइज देखें तो सेक्स वाइज अगर अपन इफेक्ट करें तो ये दोनों मेल और फीमेल में जो है देखने को मिलता है। ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मेल और फीमेल में जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका इन्फेक्शन का कारण होता है वो यही होता है कि जो आपकी स्टिचियन ट्यूब है, चेन जो ट्यूब है जो 36 mm की है ना, वो शॉर्ट है और वाइडर है और जो है वर्टिकल मोस्ट प्रोबेबली कल प्रोडेंट है, जिसके वजह से इन्फेक्शन जो है झिल्ली मिडिल ईयर में माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, मिडिल ईयर में जो है माइग्रेट हो जाता है। मेरे को बताने का मकसद इसलिए था कि आप लोग उसको समझ सकते हैं। मिडिल ईयर में जो है वो इन्फेक्शन झिल्ली पहुंचने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है ओटाइटिस मीडिया होता है। कौन सा वाला? आपका एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा और क्या कारण हो सकते हैं? कोई हेड इंजरी, ठीक है, कोई हेड इंजरी हो रही है ना, कोई एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन हो गया, मतलब बाहर से कोई इन्फेक्शन चला गया उस मिडिल ईयर में, जिसके वजह से एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया। ठीक है ना, कोई आपकी हेड इंजरी हो गई, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, जिसके वजह से पेशेंट को जो है मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो रहा है। कौन सा? ओटाइटिस मीडिया का क्रॉनिक एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस। ठीक है, कोई आपकी ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन सर्कुलेशन के मिडिल ईयर पहुंच गया और उसको क्या हो गया? ऐसे। तो ये जो कारण जो देखने को बता रहा हूं मैं, ये क्या है? आपके मिडिल ईयर इन्फेक्शन के ओटाइटिस मीडिया के कौन सा? एक्यूट वाले। इतनी बात सबको समझ पा गई? यस सर। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे इस पर, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे वो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, ठीक है, इकोलाई, ठीक है, इकोलाई और इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए, ठीक है, जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो इस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं ईयर राउंड में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई इतनी कहानी? यस सर। ठीक, अपन पैथोलॉजी को समझे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की पैथोलॉजी को समझे, कैसे इन्फेक्शन माइग्रेट होगा। ठीक है, अब जैसे कोई इन्फेक्शन हो, अब इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे थे स्टिचियन ट्यूब से भी आ सकता है, स्टिचियन ट्यूब से भी आ सकता है, आपके एक्सटर्नल ईयर से भी आ सकता है और हेड इंजरी से भी आ गया। अब इन्फेक्शन आ गया, वो इन्फेक्शन कहाँ गया? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में पहुंचने के बाद उसकी जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस है, उसमें क्या कर रहा है? वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी म्यूकस में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन जो होगा वो कौन सा वाला होगा? एक्सुडेशन वाला। एक्सुडेशन वाला, कल मैं जो है ट्रांजुएंट और एक्सुडेट दोनों में मैं अंतर बता चुका था आपको इन्फ्लामेशन का। ठीक है, ट्रांजुएंट क्या होता है, एक्सुडेट कौन सा होता है? तो एक्सुडेट वाला इन्फेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ पाए, है ना? यस उसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? ये इन्फेक्शन क्या करेगा?
एक्सुडेट वाला इन्फेक्शन जो है उस एपिथेलियल लेयर में, म्यूकस लेयर में जो है डैमेज करेगा और उसमें स्वेलिंग करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, सिक्रीशन जो है सेल्स का ज्यादा बढ़ेगा। सिक्रीशन जो है सेल का ज्यादा बढ़ेगा। जब सिक्रीशन सेल का बढ़ेगा तो ईयर ड्राम जो है, मिडिल ईयर ड्राम है, उसमें क्या बढ़ेगा, प्रेशर होगा। मिडिल ईयर जो है वहाँ पे प्रेशर होगा, वहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो मिडिल ईयर होता है वो बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कंटिन्यू बना रहना चाहिए। अब उस मिडिल ईयर में क्या होगा, स्ट्रेस होगा इस म्यूकस सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर सिक्रीशन भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है। अब इस सिक्रीशन में क्या होगा, नेक्रोसिस कंडीशन होगी, नेक्रोसिस वाली होगी, सेल डिप्रेमेंट, जो सेल इकट्ठा हो रहा है वो खराब भी होंगे, सड़ेगी, परफोरेशन भी होगा, उनमें ब्यूटिफिकेशंस भी होगा। तो ये सब किसका फॉर्म ले लेंगे, एक पस फॉर्म ले लेंगे, पस कंटेंट का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। अब यही पस कंटेंट जो है कहलाता है ओटाइटिस मीडिया। क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया, जो कि एक्सटर्नल ईयर के थ्रू बाहर आता है, डिस्चार्ज। समझ में आ गया इतनी कहानी? आ गई बात समझ में आप लोगों को? हाँ सर, कंटिन्यू। जी सर, जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या देगा पेशेंट? क्लिनिकल फीचर्स वही, पेन सीवियर टाइप का पेन होगा, और नाइट में जो है हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सीवियर टाइप का नाइट पेन होगा पेशेंट को, अनबियरेबल टाइप का पेन होगा, ठीक है, अनबियरेबल टाइप का पेन होगा। जो मेन जो सिम्टम में देखने को मिलेंगे वो यही देखने को मिलेंगे ओटाइटिस मीडिया में। अब इनकी भी स्टेजेस उन्होंने बता दी है कि क्लिनिकली 3-4 प्रकार की स्टेजेस होती हैं ओटाइटिस मीडिया की। कौन से, एक्यूट वाली, एक होती है कटेरल स्टेट, जिसमें क्या होगा, कंजेशन होगा। पहली जो स्टेट होगी क्लिनिकल वो कैसी होगी, कटेरल स्टेट, ठीक है। कटेरल स्टेट जिसे अपन कंजेशन बोलते हैं, वहां पे कंजेशन हो रहा है, मिडिल ईयर में कंजेशन स्टेट बोलते हैं इसी को, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, पेशेंट को फुलनेस है ना, कुछ भारी भारी सा, भारा सा पेशेंट को लगेगा, फुलनेस लगेगा, ठीक है, हेवीनेस लगेगा। कहाँ पर, ईयर में, मिडिल ईयर में पेशेंट फील करेगा, ठीक है। इस तरीके सर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट याद आई है, होगा सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है, कैटरल स्टेज को बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ। कंजेशन स्टेज आप जो बता रहे हैं, इसमें आज डॉक्टर मिसेस बम्बल की फोटो आई है दैनिक भास्कर में, HOD GMC, बहुत ग्रेट टीचर रही है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की, 35 या 40 साल तक। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी करीब 30 साल पहले, मुझे याद आ गई तो मैंने आप सभी के साथ शेयर करूं। स्टोरी ये थी कि बच्चा आया था, मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में था, करीब 20-22 साल का था। वो उस समय ये चर्चा की गई थी कि while the feeding mother is feeding to the newborn, और वहाँ कंजेशन हुआ स्ट्यूशन ट्यूब से, और ओटाइटिस मीडिया हुआ बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, या 3 महीने के बच्चे को, या 1.5 महीने के बच्चे को। मतलब उन्होंने फीडिंग कराई मदर ने, द लेवल वाज नॉट गुड व्हाइल द फीडिंग। जो माँ बैठ के बच्चे को दूध पिला रही थी लेट के, वो पूरा मिल्क जो है स्ट्यूशन ट्यूब में चला गया, और उसने वहाँ सफोकेशन पैदा किया, और उसको और वहाँ कंजेशन हुआ, और तुरंत ओटाइटिस मीडिया हो गया एक नए बच्चे को। हो गया होगा। हाँ, ये एक रेयर कैसे, या तो फिर हमारी माता बहना कहती थी दूध पिलाइए, लेवल में बिठा के बैठ के पिलाइए, और फिर उसको खड़े होके थपकी दीजिए। उसी को तो हम कटेरल चीज मतलब होता है डिस्चार्ज, और कंजेशन डिस्चार्ज हो रहा है, वो
हम जो नाक से जो हमारी नाक बहती है ना, उसी को हम कटर बोलते हैं, कटर। ठीक है, ठीक है। तो पहली जो स्टेट होगी, पेशेंट को जो है हेवीनेस लगेगा, फुलनेस लगेगा, पेन होगा, डेफनेस होगी, टीनिटस होगा, साथ में फीवर और मलेरिया होगा। टीनिटस मतलब सन्न सन्न आवाज आएगी उसकी ईयर में, ध्यान रखिएगा। पेशेंट जो डिस्चार्ज होगा उसको ओटोरिया बोलेंगे ना? ओटोरिया, ओटोरिया जो डिस्चार्ज होगा उसको ओटोरिया बोलेंगे। हाँ, उसको ओटोरिया बोलेंगे। जो डिस्चार्ज होता है उसको ओटोरिया बोला जाता है ना। तो जो है अपन पेशेंट देखेंगे तो फुलनेस, हेवीनेस, ईयर में पेन और जो है टीनिटस और फीवर, मलेरिया जो है अपन पेशेंट को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे अगर अपन बात करें सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है? इतनी बात समझ में सभी को आ रही है ना? यस सर। ठीक है, सेकंड जो स्टेट्स होती है वो एक्सुडेशन की होती है, एक्सुडेशन इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, इस स्टेट में क्या होगा? अब ईयर में क्या होगा? ईयर जो है, ईयर ड्रम में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा स्वेलिंग होगी, तो पेशेंट को फिर किस तरीके का पेन होगा? सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन होगा। और पेशेंट को जो है साउंड भी कुछ जो है, साउंड भी जो है कम जो है सुनने को मिलेंगे इस स्टेट, है ना। हेवी भारी भारी तो होगा, लेकिन अब इस स्टेट में जो है पेशेंट क्या होगा? साउंड भी कम सुनने को मिलेगा। अब अपन थर्ड स्टेट की बात करें, स्टेट है आपका स्टेज ऑफ सपोरेटिव। अब स्टेट ऑफ सपोरेटिव जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो आपका फ्लूइड है वो नेक्रोस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, नेक्रोस फॉर्म में चला गया, नेक्रोस फॉर्म में जाने के बाद उसमें क्या हो रहा है? पर्सपुरेशन हो रहा है ना, पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, पस फॉर्मेशन जो है हमें देखने को इसमें मिले। अब अगली स्टेज की अगर अपन बात करें, स्टेज ऑफ हीलिंग दूसरी स्टेज रहेगी जो कि हमें देखने को मिलेगा दूसरी स्टेज में। और फिर उसके बाद वाली जो स्टेज रहेगी वो कैसे रहेगी? कॉम्प्लिकेटेड स्टेज रहेगी। अगर पेशेंट को हील नहीं हुआ तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। पेशेंट को जो है न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ओटिटिस मीडिया के बाद जो है मेस्टाइटिस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। मेस्टाइटिस जो है मिडिल ईयर के बाद जो है इनर ईयर जो होता है उसमें जो है हमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये समझ में आया। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, बताइए। ऑटोस्कोपी करेंगे सर सबसे पहले। हाँ, ठीक है, तो जो मिडिल ईयर जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है ना। तो इसमें कंडक्टिव डिफनेस चेक करते हैं, साथ में यूनिफॉर्म टेस्ट चेक करते हैं, रेडियोलॉजी जो रहेंगे एक्सरे भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जो कल्चर आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं अपन? कल्चर के लिए भेज सकते हैं ना, उसको कल्चर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी, है ना। और ट्रीटमेंट वही रहेगा, आप जो है एंटीबायोटिक यूज करिए। एंटीबायोटिक जो है आपकी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक जो उसको यूज करिए। लोकल एंटीबायोटिक जो आप यूज कर रहे हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो यूज करें उसके हिसाब से वो आप यूज करिए। देन उसके बाद जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें सर्जरी भी होती है। ठीक है, जिसे अपन इस सर्जरी को हम बोलते हैं, सर्जरी हमें जो देखने को मिलती है उस सर्जरी को हम बोलते हैं मैरिंगोटॉमी। क्या बोलते हैं? मैरिंगोटॉमी। ठीक है, इस सर्जरी को हम बोलते हैं मैरिंगोटॉमी। तो ये जो सर्जरी होती है, सर्जरी इसमें कराई जाती है। ठीक है, सर मेडिसिन का नाम बता। यस
मेडिसिन जो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम नहीं बताऊँ मैं, आप जो है जो एंटीबायोटिक जो यूज करना हो आपको एंटीबायोटिक इसके हिसाब से। सर तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने जो पिछले 30 साल में पाया है, ओटाइटिस मीडिया के जो मेजर केसेस मैंने देखे हैं, उसके अंदर सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिजीज को लोग क्रॉनिक कर लेते हैं, और डिजीज को क्रॉनिक करने के वो लोग उसकी इम्यूनिटी पे काम नहीं करते हैं बच्चे की, तो उसको बार बार इन्फेक्शन लगे ही ना। और जिस बच्चे को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होगा ही होगा। 100%। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की सर। और मैं जितने गाँव में गया हूँ, आप 2-3 साल तक कान बह रहा है, और हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं वो ड्रॉप पे ड्रॉप डाले जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स पर बच्चे की इम्यूनिटी। हाँ, और उनको वो ओटोस्कोपी करते ही नहीं है। ओटोस्कोपी अपनी तरह की एक जानकारी है, उसका मशीन होती है, उसको देखना पड़ेगा उसको किस लेवल का इन्फेक्शन, किस लेवल का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो वो एक बहुत बड़ी कंसर्न है सर भारत की। तो उसको, उस बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, जिसको उसको बार बार वो कुपोषण का शिकार ना हो। और मैक्सिमम बच्चे सर जो मैंने देखे हैं वो कुपोषण के शिकार बच्चे देखे हैं, मतलब इम्यूनिटी प्लस कुपोषण और द लापरवाही, नॉट द ट्रीटिंग एट राइट टाइम। और एंटीबायोटिक्स देते हैं और अमोक्सिक्लेव से चालू कर देंगे या सेफ्टोडॉक्सिन से चालू कर देंगे। वो बहुत बड़ी कंसर्न है भारत की। तो भारत के लोगों को जागरूक बनना चाहिए कि इतनी रफ्तार से एंटीबायोटिक ओटाइटिस मीडिया में यूज करते हैं लोग, उसको बच्चे को स्ट्रांग बनाना है। और मैक्सिमम 90% 80% केसेस तो ओटाइटिस मीडिया के बच्चों में ही देखे जाते हैं, या ओटाइटिस इंटरना के। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य वर्कर का, हेल्थ वर्कर का, और जो भी ग्रामीण कार्यकर्ता हैं और शहरी कार्यकर्ता हैं। और हर ENT सर यही बोलते कि आप लोग बिल्कुल जब परेशान हो तो हमारे पास आते हो। वशिष्ठ जी मुझसे कह रहे थे साहब इसको, इस बात को हमें सिखाना आप कभी ना कभी। आज ये टॉपिक खोला है हमारी और आपकी चर्चा करने के बाद, तो वशिष्ठ जी आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा इस बात को। बिल्कुल आप समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुला मंच है। जी। तो मैं यही चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको, उसकी इम्यूनिटी को, उसको बार बार, जिस बच्चे को रेगुलर इन्फेक्शन रहेगा साल 2-2 साल तक, तो वो जाएगा ना कान में, जिसको नेजल इन्फेक्शन, जिसको टॉन्सिलाइटिस है, जिसको फेरिंजाइटिस है, जिसको ग्लोसाइटिस, जिसको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो कान में जाएगा भले 3 महीने बाद जाए, 6 महीने बाद जाए, लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना। तो वो एक कंसर्न रहती है सर। और भारत के डॉक्टर्स को जागरूक बनना पड़ेगा इस विषय में, और ये कई सालों से चल रहा है सर, कई सालों से। तो अगर लोग जागरूक रहेंगे और डॉक्टर जागरूक रहेंगे, स्वास्थ्य वर्कर जागरूक रहेंगे, तो ऐसे बच्चों की हम मदद कर सकते हैं, 3 बार डाल है ना। जी। तो उसमें एक सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी जरूरत है जी। थैंक यू जी। सर सेकंड वाले जो आप एक बार स्क्रीन शॉट लेना रहा सर जी, स्क्रीन शॉट लेना रहा था, जो सेकंड वाले आपने समझाया है, नेटवर्क चला गया, इसलिए सर रिपीट कर दीजिएगा एक बार। चलिए, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात करेंगे। अपन ने जो है एक्यूट को समझ लिया है, एक्यूट को पढ़ लिया है ना, एक्यूट को देख लिया है। अब अपन जो है क्रॉनिक वाले को, तो मैं इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्दी पढ़ लें, तो ये दोनों इकट्ठा आप समझ लें, बातें फिर जो है होश पोश ना हो, ठीक है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया को जो है आप दोनों जो एक्यूट और क्रॉनिक को समझ सकें। तो आप चाहे पढ़ा दूं या फिर उसको होल्ड कर दूं, आप बताएं। नहीं सर, पढ़ा देना सर, ज्यादा हो जाएगा। 3 शॉट लेना नहीं सर कल पढ़ा देना। फिर इसको नहीं कल आप कल उसको पढ़ाएंगे तो आप उड़ जाएगा। अभी आप समझ लीजिए, नहीं उड़ेगा सर, रिवीजन हो जाएगा। चलिए ओके, कोई नहीं होगा। चलिए, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो है आपका, वो किस टाइप का? क्रॉनिक टाइप का है। किस टाइप का है? क्रॉनिक टाइप का है। जिस तरीके से अभी विनोद जी ने बताया कि एक टाइप का है, उसको परसिस्टेंट बना हुआ है, लॉन्ग टाइम तक उसको रख रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये मिडिल ईयर
मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, जिसमें जो मिडिल ईयर की म्यूकोजा है उसमें वह इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, इन्फेक्शन वो सब सारे है ना। तो जो क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया वही कि एक्यूट जो है कन्वर्ट हो रहा है क्रॉनिक में। तो ये जो टाइप्स होते हैं क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। एक होता है क्रॉनिक नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक ऐसा क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, सब आपको सपोरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, पस कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी के टाइप्स बता रहा हूँ। पहले अगर अपन देख लेते हैं तो ये क्या है, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, एक है नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया और एक है आपका क्रॉनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो है आपको देखने को मिलेगा। एक तो खुद ही वो क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, दूसरा नॉन सपोरेटिव और तीसरा है स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक टाइप। ठीक है, तो अगर अपन क्रॉनिक टाइप की सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात करें, जो मोस्ट कॉमन कारण हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, तो आपको जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो देखने को मिलेगा, कौन सा? क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया ये 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके से अगर अपन समझाएं तो 2 तरीके के, एक होता है बेनाइन जिसे हम बोलते हैं ट्यूबो टेम्पैनिक, ठीक है, और एक होता है डेंजरस। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। जी सर। ठीक है ना। एक होता है डेंजरस CSOM। ठीक है, तो 2 तरीके के रहेंगे। जो बेनाइन टाइप का होता है, बेनाइन वाला जो होता है, बेनाइन जिसे अपन बोलते हैं ट्यूबो टेम्पैनिक क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें क्या रहेगा, आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो जो ड्राम है उसमें आपको इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। कभी कभी तो जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी परफोरेट हो जाएगी। कभी कभी जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस इन्फेक्शन की वजह से, उस कंजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो भी परफोरेटेड देखिए। दूसरा है डेंजरस सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसको हम क्लोस्ट्रीडियमा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा। किसका? आपके मिडिल ईयर का जो एंट्रम है उसके अंदर जो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये जो CSOM है, हमने एक्यूट की बात करी थी, एक्यूट हमें बच्चों में देखने को मिलता है। CSO में जो है हमें ऑल एज में देखने को मिलता है। ऑल एज मतलब सारे वर्ग में देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और दोनों सेक्स में देखने को मिलेगा, दोनों बहुत सेक्स में देखने को मिलेगा। जो इसके प्रेजेंटिंग इन्फेक्शंस रहेंगे, कारण जो रहेगा, अगर अपन ईटियोलॉजी की बात करेंगे, कारण जो देखें अपन, सबसे ज्यादा जो कारण हमें देखने को मिलता है इसी में, वो देखने को मिलता है, कोई एक्यूट है ना, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है पेशेंट को। ठीक है, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, वही कन्वर्ट हो गया क्रॉनिक। कारण, पहला कारण। दूसरा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे लेरिंजाइटिस, ठीक है, और फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, इस तरीके के जो पेशेंट हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके CSO में। ठीक है, कुछ ट्रॉमेटिक इंजूरियस केस होता है ईयर का, ऑरिकल्स का, या मिडिल ईयर का, या फिर इनर ईयर का, या एक्सटर्नल ईयर का, वो भी जो है क्रॉनिक में कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको, फिर लास्ट में अगर अपन बात करें स्टेचियन ट्यूब की, किसी कंजेनाइटल स्टेचियन ट्यूब
जो है डिफॉर्मिटी है, जिसके वजह से जो है क्या हो रहा है, हमें CSNO देखने को मिलता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यही होते हैं, या तो एक्यूट रहेगा या तो उसको URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा या फिर कंडीशन है। सर क्रॉनिक कितने दिन के बाद हो बोलेंगे इसको, इन्फेक्शन के कितने के बाद क्रॉनिक बोलेंगे? उसको रिकरेंट अगर बार बार हो रहा है, सर्दी जुकाम बार बार रिकरेंट हो रहा है और बार बार उसका कान बह रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 6 महीने तक कंटिन्यू बहता रहेगा, 4 महीने तक, तो फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में मोस्टली जो है एक्यूट पाया जाता है, बड़ों में जो है क्रोनिक पाया जाता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यू अगर बड़ा बना है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, कंटिन्यू बना है, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी पॉजिटिव एजेंट अगर अपन बात करें पॉजिटिव एजेंट की, तो पॉजिटिव एजेंट में क्या क्या थे मैंने बताया था अभी। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, सेम वही इन्फेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा है ना, तो ये सब हमें सेम उस पे ही देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की अगर बात करें कि कारण क्या क्या हो सकता है, अनहाइजीन, हाइजीन फैक्टर एक कारण हो सकता है प्रीडिस्पोजिंग का। पेशेंट हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा तो कंटिन्यू इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, लो नरिशमेंट, लो न्यूट्रिशन ले रहा है पेशेंट, न्यूट्रिशन सही से नहीं रहा जिसकी वजह से इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे विनोद जी ने बात करी पॉवर्टी, ठीक है, मतलब बहुत गरीब है ना, और पेशेंट ना अपना ध्यान रख पा रहा, ना किसी और का, ना खा पा रहा, ना पी पा रहा, है ना, तो वो एक कारण हो सकता है। देन उसके बाद मार्शी एरिया, कुछ एरिया ही ऐसा है उसका किसी जगह इन्फेक्शन कौन एरिया है, और उसको पेशेंट को और थ्रोट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, रिकरेंट टाइप का, तो उसके चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें किस कौन से क्रोनिक ऑपरेटिव ओटाइटिस। ठीक है, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मैंने बताया। इतनी बात सबको समझ पे आ गई? यस सर। ठीक है, इन्फेक्शन यही रहेंगे, सबके इन्फेक्शन सेम रहेंगे, मतलब जो पैथोलॉजिकल जो एविडेंस रहेंगे वो सेम रहेंगे। सिम्टम्स जो है अब आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से, पैथोलॉजी सेम रहेगी, पेन सीवियर टाइप का, ओटोरिया डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ईयर एक की अपन बात करेंगे सीवियर टाइप का होगा, टीनिटस, सन आवाज आएगी उसके शरीर में, मतलब माथे में पेशेंट बोलता है ना मुझे सन आवाज आ रही है, तो उसी को हम टीनिटस बोलते हैं। ग्रीडीनेस, ठीक है, डल चक्कर जैसा लगेगा उसको, वर्टाइगो, ठीक है, कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है इसके ईयर ऑरिकल से, ईयर कैनाल से, और साथ में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग, जो आपकी एक्सटर्नल ईयर रहेगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कितने सेंटीमीटर की थी बताएं, किसको याद है? 2.5 है ना, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को, ठीक है, सूजन, इन्फ्लामेशन देखने। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें किसमें देखने को मिलेगी, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में देखिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, परफोरेशन होगा टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का, और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, मास्टाइटिस हो जाएगी, और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, डेफनेस, मतलब वो बहरा हो जाएगा। ट्रीटमेंट वाइज वही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन सेम, हियरिंग टेस्ट करेंगे आप, ट्यूनिफॉक टेस्ट होता है एक हियरिंग टेस्ट, ठीक है, ट्यूनिफॉक टेस्ट होता है एक तरीके का हेयरिंग टेस्ट, जो है स्टेनलेस स्टील से लगाया जाता है और माथे में उसको चिपकाया जाता है और साउंड की वेरिएशन सुनी जाती है कि किस तरह उसको आवाज आती है। देन उसके बाद ट्यूनिफॉक टेस्ट के बाद जो है आप बैक्टीरियल कल्चर करा सकते हैं, आप रेडियोलॉजी करा सकते हैं आप, तो फिर डिफरेंट तरीके से आप उसको समझ के और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट
करा सकते हैं। इतनी बात समझ पाए? यस सर। सर प्रिकॉशंस भी बताइए, ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। प्रिकॉशंस बताइए। हम लोग जब मैं फर्स्ट टाइम पे नेवल यूनिट का कैडेट था मध्य प्रदेश का, तो हमको इसके प्रिकॉशंस भी पढ़ाए गए थे। तो जब आप स्विमिंग करने जा रहे हो, भोपाल तालाब क्रॉस करने जा रहे हो, हाँ प्रिकॉशंस बताइए तो ये चीज ठीक हो अपने देश में। जी प्रिकॉशन में क्या कि कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, जिससे वो इन्फेक्शन से बचेंगे, पहली चीज। दूसरी, ऐसी एयर वैक्यूम जगह में नहीं जाना है, मतलब जहां पर एयर जो है वैक्यूम हो। जैसे मतलब कार में आप बैठे हैं, कार में सारी खिड़की आपने बंद कर दी, ठीक है, आपने ईयरफोन यूज करा, ठीक है, आप जो है वाटर में स्विमिंग, जैसे बता रहे हैं विनोद जी, वाटर स्विमिंग करी, आपने कुछ पहना नहीं, ठीक है, जिसके अंदर से आप के ईयर में चला गया हो, आपका वाटर वो कर देगा इन्फेक्शन, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों में मिल्क फीडिंग के दौरान, वॉशिंग करते के दौरान, मुंह धुलाते के दौरान, बाथिंग करने के दौरान, ठीक है, कोल्ड का उसको राइजर्स उसको बचाना है। तो इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपको क्या हो, एक्यूट या क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस नहीं है। अब कुछ और रहेगा विनोद जी तो आप बता दीजिए। धन्यवाद, सबको और हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे नेवल यूनिट का कैडेट रहा था ना। हाँ, मैं एनसीसी पास आउट हूँ ना, तो हम लोग ये सब चीजें सिखाई जाती थी, तो कुछ याद आ गया तो आपको और कोई हो जिसको, और कोई हो जो बता पाए कुछ और अपना एक्सपीरियंस साझा कर सके। अरे ये तो इससे सबसे अच्छी बढ़िया बात क्या होगी। तो हम लोग नॉन सर जी सर, हम लोग को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस जो आप लोग बता रहे हैं वही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा नॉलेज है, और उसके जो आप लोग बता रहे हैं उसके ऊपर हम लोग सही चलेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात करी आपने। और कोई जो व्यक्ति हो जिसको पता हो, बिल्कुल अपना जो है एक्सपीरियंस साझा कर सकता है। उसमें क्या है, एक्सपीरियंस साझा करने में कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा जी। ये विनोद जी ने बोला कि इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, तो इम्यूनिटी पे काम कैसे करेंगे? 2 साल से कान बह रहा है, उसको तो पहले तो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इम्यूनिटी के लिए क्या करेंगे? इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी पे काम करेंगे। न्यूट्रिशन आपको खान पीन उसका बहुत सुधारना पड़ेगा। दूसरा उसका हाइजीन, तीसरा उसकी लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को वर्क करना पड़ेगा। भाई पेशेंट अगर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, ठीक है, और भी जो इंग्रेडिएंट फूड्स हैं वो अगर लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी। अब इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी तो इम्यूनिटी की वजह, जब उसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो कोई भी इन्फेक्शन से उसकी जो मारने की क्षमता रहेगी बॉडी की, वो इंक्रीज रहेगी। मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है बॉडी की, वो कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब ये स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब वो व्यक्ति अच्छे से खाएगा, पिएगा, घूमेगा, फिरेगा, ठीक है, और इन इन्फेक्शन से बचाएगा, हाइजीन को मेंटेन करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। तो ये सब अगर वो मेंटेन करके चल रहा है तो डेफिनेटली उसकी इन्फेक्शन से बचेगा। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को देखिए, किसी को फीवर आ रहा है, आप अपन लोग को ले लीजिए, अपन को फीवर आता है, आपको फीवर आए, आप कोई मेडिसिन मत लीजिए, आप मेडिसिन नहीं लीजिए। आप देखिएगा, आप 7 दिन, 5 से 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक पूरी तरीके से फुल
फिर हेल्दी हो जाएंगे। आप ये सोचे सर 16 घंटे में, सर 16 घंटे में, सर 16 घंटे में, सॉरी आपसे बात कर रहा हूँ, 16 घंटे में ठीक होता है पेशेंट। नहीं 16 घंटे में इन्फेक्शन जो है जिसके होता है, लेकिन मैं तो 5 से 6। हाँ आप तो बहुत बड़ी मात्रा कह रहे हैं सर। 16 घंटे के अंदर इन्फेक्शन दूर चला जाता है, कितना भी बड़ा इन्फेक्शन हो सर। अब अगर इम्यूनिटी 100% काम कर रही है तो मैं तो 5 से 7 घंटे 7 दिन इसलिए बोल दिए क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन रहता है उसका इंक्यूबेशन 5 से 7 दिन होता है, ठीक है। मतलब वो बॉडी में 5 से 7 दिन तक रहेगा, है ना, और वो ऑटोमेटिक चलेगा। बॉडी खुद इम्यूनाइज है इतनी कि उसको भगा देगी, उस इन्फेक्शन को भगा देगी। तो इस दौरान हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं मेडिसिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या कवर कर रही है? इम्यूनिटी। तो अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको बीमार नहीं हो पाएगा। अब जैसे बात करें अपन इम्यूनिटी की, तो बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी होती है। चिल्ड्रन जो होते हैं हमसे ज्यादा इम्यूनाइज होते हैं, ठीक है, हम उससे कम होते हैं। अब जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसी वैसी जो इम्यूनिटी का ग्राफ है वो क्या होता है? कम होता रहता है। एक स्टेट में ऐसा होता है कि बंदा जो है 60 से 65 60 के ऊपर जाने लगता है, जिसको इम्यूनिटी और माइनस फॉर्म में चली जाती है। फिर भी कुछ लोग जो है 80 90 है ना 75 तक जो है बढ़िया तरीके से खेल कूद रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। और कुछ हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इम्यूनिटी कभी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ती। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इम्यूनिटी हमें उसकी लाइफस्टाइल, उसका डाइट और उसकी जो रेजिमेंट्स है उससे बढ़ेगी। कभी भी मेडिसिन से आप किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते, ध्यान रखिए। वैक्सीन क्या होते हैं? सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, आपको बताता हूँ मैं। हेलो, चूंकि मैं एनसीसी कैडेट रहा हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के। इम्यूनिटी मेडिसिन से नहीं बढ़ती, और आपने नीचे क्या लिखा है? ड्यू टू डाइट एंड रेजिमेंट। इम्यूनिटी जो बेसिकली है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन से सबसे ज्यादा बढ़ती है। जब मैं तेंजिंग नॉर्वे की बायोग्राफी पढ़ रहा था आज से 7 साल पहले, तो तेंजिंग नॉर्वे जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट फतेह किया था, तो उनकी माँ उनको रोज बोलती थी, बेटा आपको 25 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रोज ऊपर जाना है। जी सर। और एक दिन और आप एवरेस्ट को फतेह कर लोगे बेटे एक दिन। ये तुम्हारा भी सपना है और मेरा भी सपना है। उसी तरह से जो सियाचिन पर रह रहे हैं लोग, एक्चुअली ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इश्यू है। मतलब उनको भी वही खाने को मिला जो सियाचिन पे सैनिक काम कर रहे हैं, माइनस डिग्रीज में काम कर रहे हैं या गर्मी में काम कर रहे हैं राजस्थान में। लेकिन वो उसके साथ एडजस्टमेंट है सर इम्यूनिटी का। ये पता नहीं उसको अपन बोलते हैं, उसको एडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं। एडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं उसको। और वही इन परिस्थितियों एडॉप्टेबिलिटी मतलब कि जो बॉडी की पर्सन है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट हो चुकी है। तो इम्यूनिटी प्राणायाम और योगा से ही बढ़ता है। प्राणायाम और योगा से भी कराया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो सेल टिश्यू में सर्कुलेशन जाएगा, ऑक्सीजनेशन जाएगा। जो सेल टिश्यू डेड हो रही होंगी या फिर डिब्राइड हो रही होंगी उनमें प्रबल तरह का सर्कुलेशन जाएगा और वो दोबारा रिजनरेट होगी। ठीक है, चलिए बढ़िया रहा, है ना। थैंक यू सर। आगे का जो इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शियस डिसीज रहेगी, आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़िया रहा, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर। और एक चीज और पूछना था। गुड नाइट। हेलो सर, इम्यूनिटी का मेजरमेंट कुछ है क्या? जी, इम्यूनिटी को मेजर करने का कुछ है क्या? मतलब जैसे एंटीबॉडी टाइटर वगैरह करते हैं।
उससे क्या इम्यूनिटी मेजर होती है? इम्यूनिटी मेजर नहीं होती, सेंसिटिविटी मेजर हो सकती है। सेंसिटिविटी जो होती है ना वो मेजर हो सकती है, इम्यूनिटी अपन एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, हर्ब्स, वाटर का कंटिन्यू जो है कि डाइट मेंटेन करना पड़ता है ना सर? बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। इम्यूनिटी मेजर अपन नहीं कर सकते, इम्यूनिटी वैसे मेजर कर सकते हैं कि भाई बार बार कोई बंदा इन्फेक्टेड हो रहा है, बार बार जो है किसी डिसीज से ग्रसित हो रहा है, बार बार कोल्ड कफ हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि शायद इसकी इम्यूनिटी वीक है जिसकी वजह से ये हो सकता है। हाँ, इम्यूनिटी नहीं अपन वो कर सकते, लेकिन सेंसिटिविटी के द्वारा अपन IgM, ठीक है, और IgA जो मेन इम्यूनिटी आपके क्या कहते हैं इम्यूनिटी एंटीबॉडीज हैं, इनकी अपन जो है डिटेक्शन कर सकते। तो ये सब जो है अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये सब कैसे अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं, आप लोगों को फिजियोलॉजी में शायद बताया होगा, ठीक है। तो इनकी मेजरमेंट से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। सर इसमें BMR का कैसे मैनेजमेंट करेंगे? BM छोटे बच्चों में BMR बेसल मेटाबॉलिक, BMR जी सर BMR। तो BMR तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो तो उसके हिसाब से होता है ना आपके बॉडी के सरफेस एरिया और उसका वेट, और उसको शायद डिवाइड कर देते हैं 100 से या कुछ, उसका कुछ BMR का फार्मूला होता है, उससे चेक करते हैं बॉडी का सरफेस एरिया, वेट। सरफेस एरिया मतलब कि वो कितने सेंटीमीटर का है, कितने स्क्वायर मीटर का है उसका सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? जी सर। BMR उससे चेक करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है जिससे अपन बेसल मेटाबॉलिक रेट को पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपन नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कि उसकी सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। जैसे IgG हो गया, है ना, तो IgG हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल या इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है, तो इसको अपन चेक कर सकते हैं बॉडी में, जो कि प्लेसेंटा वेरिएबल टाइप का होता है। ये प्लेसेंटा पे भी पहुंच जाता है ब्लड से, है ना, और ब्लड से प्लेसेंटा मतलब बेबी तक पहुंच जाता है। ध्यान रखिए, बैक्टीरिया और फंगोसाइटस काम करेगा। IgM हो गया अपना, तो IgM जो है कंपाउंड सिस्टम टाइप का होता है, जो कि न्यूनेटिव बनता है, लेकिन इफेक्ट बाद में दिखाता है। IgA जैसे कोई इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है IgA, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा गैट होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है ये इम्यूनोलॉजिकल, है ना। जैसे सलाइवा हुआ, मिल्क हुआ, टीयर हुआ, क्लोस्ट्रिडियम हुआ, उसमें जो है हमें IgA देखने को मिलता है ना। इसी तरीके से एक IgD भी होता है, इसी तरीके से एक IgE भी होता है। जी थैंक यू सर। ये इम्यूनोग्लोबिन है, इससे भी आप एक तरीके की समझ सकते हैं एलर्जी रिएक्शन IgE, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मजा आया। थैंक यू सर। जी थैंक यू, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट साहब। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।